कैल्शियम पैक्टेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम पैक्टेट होता है। आगे आपको बताना है किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण किस चीज पे निर्भर करता है? या कीमत पे? पूंजी का निर्माण बचत पे, ठीक है ना। पूंजी का निर्माण किस पे करेगा? आप एक दुकान खोले हैं 2 लाख रुपया लगा करके, उसमें पूंजी का निर्माण कैसे होगा? तो जो कुल बचत होगा उसी से आप पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। चलिए आगे आपको बताना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसकी संस्तुति पे हुई थी? किस समिति के संस्तुति पे हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की बात कर रहे हैं। गौड़ेबाला समिति के सिफारिश पर हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना? 1 जुलाई 1955। बिल्कुल सही है, 1955 में हुआ था। आगे आपको बताया किस वायसराय के काल में राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक का काल कहा जाता है? किस वायसराय के कार्यकाल को राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक का कार्य कहा जाता है? आप देखिए कहां से राष्ट्रवादी क्रांति का जनक, जन्म कहां से हो रहा है? किस वायसराय के कार्यकाल में? सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन से शुरू होता है और वहीं से लेकर के 47 तक जो है सो लगातार चलते रहता है। यानी कि 1900 स्वदेशी आंदोलन कब होता है? स्वदेशी 5 में स्वदेशी आंदोलन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। 1899 से 1905 तक जो कार्य, उन्हीं के समय में ना स्वदेशी आंदोलन होता है, बंगाल विभाजन के उपरांत। बताइएगा तो गद्दी किसकी जनजाति है? गद्दी किस जीव की जनजाति है? गद्दी जो जनजाति है ये भेड़ की जनजाति। किसकी है? भेड़ की। गद्दी जनजाति किसकी है? भेड़ की एक जनजाति है। बताइएगा तो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला जी को बनाया गया था। हरिजन संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? घनश्याम दास बिरला, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बताइएगा उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था ये उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत? 1901 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 में ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था उत्परिवर्तन, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है तुर्क ए चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किस पुस्तक में मिलती है? तुर्क ए चिहलगानी जिसका स्थापना कौन करता है? तुर्क ए चिहलगानी का इल्तुतमिश स्थापना करता है। तो इसके बारे में जानकारी हमको किस पुस्तक से मिलती है? तो ये फतुहात उल सलातीन से मिलती है। किस पुस्तक से मिलती है? फतुहात उल सलातीन से मिलती है। तुर्क ए चिहलगानी का विखंडन कौन करता है, यानी उसको खत्म कौन करता है? बलबन के द्वारा किया था। बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश उसका शुरुआत करता है और वो 40 तुर्क का एक संगठन बनाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंद और सिंध क्षेत्र का प्रयोग कौन किया था? हिंद और सिंध क्षेत्र का प्रयोग जो है, यानी कि शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? एमबीटी के समय में। एमबीटी के समय में यह भारत में एक यात्री था, इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है, इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हिंद और सिंध शब्द का जो प्रयोग किया गया था, उसके क्षेत्राधिकार के लिए हिंद और सिंध का प्रयोग किया गया था, वो इब्न बतूता के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। बताइएगा तो अनातोलिया का पठार कहां पे पाया जाता है? अनातोलिया का पठार, हाँ, किस देश में? फ्रांस में नहीं, तुर्की में। अनातोलिया का पठार तुर्की में, ठीक है ना। कहां पाया जाता है? तुर्की में। और महादेश का बात करेगा तो फैला हुआ है पश्चिमी एशिया में, ठीक है ना। पश्चिमी एशियाई देश है कौन सा? तुर्की। वहीं पे सबसे ज्यादा अनातोलिया का पठार है। पठार की बात करें तो सबसे लंबा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार। बिल्कुल सही है, तिब्बत का पठार। और उसी तिब्बत के पठार का एक हिस्सा है पामीर का पठार, जो सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है ना। पामीर का पठार को जब याद रखिएगा तो सबसे ऊंचा, और सबसे बड़ा कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है, ठीक है ना। संसार का छत भी कहा जाता है किसको? पामीर के पठार को। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी? मुगल बादशाहों के द्वारा नवाब की पदवी सबसे पहले किसे दिया गया था? ये डुप्लो को दिया गया था। किसको दिया गया था? डुप्लो को। नवाब की पदवी किसे दिया गया था? डुप्लो को। जनरली वो नवाब की पद खुद के लिए रखते थे। आगे आपको बताना पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त किया जा सकता है? चिकनी मिट्टी से, ठीक है ना। पौधे जो पानी सबसे ज्यादा प्राप्त करते हैं किस मिट्टी से? चिकनी मिट्टी से प्राप्त करते हैं। आगे आपको बताना है मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी किस देश की देन है? संसदीय क्षेत्र में, संसदीय कार्यालय में जो सामूहिक जिम्मेदारी है और मंत्रिपरिषद, ये किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। बिल्कुल सही है, ब्रिटेन की देन है। आगे आपको बताना है दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन थे? दूरस्थ स्थानों पे, यानी कि हाँ, दूर के जगहों पर जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग को भेजने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले जो वैज्ञानिक थे ये हाइडेनरिच थे। कौन थे? हाइडेनरिच।
फिर से बोलिए, हाइडेन रिच, ठीक है ना। दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुम्बकीय तरंग भेजने वाले ये वैज्ञानिक थे। बताइएगा तो मुंबई का जो मीठी नदी है यह किस झील से निकलती है? मुंबई की मीठी नदी, मुंबई में बहने वाली नदी है मीठी नदी, ठीक है ना। वो किस नदी से, किस झील से? नहीं, लोनार झील से नहीं निकलती है। लोनार झील से कोई भी नदी नहीं निकलती है, ठीक है ना। हाँ, महाराष्ट्र में भी है, मुंबई भी तो महाराष्ट्र में ही है, ठीक है ना। मुंबई में ही बहती है मीठी नदी जो बिहार झील से निकलती है। किस झील से निकलती है? बिहार झील से निकलती है। बताइएगा तो जूलू जनजाति का निवास स्थान क्षेत्र जो है कहां है? यानी जूलू जनजाति कहां पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका में। जूलू जनजाति कहां पे पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट नहीं था। आर्यभट्ट तो भारत का पहला उपग्रह ही था, ठीक है ना। आर्यभट्ट तो पहला ही था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनसाइट 2A था, ठीक है ना। इनसाइट 2A तो था, ये भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह था, ठीक है ना। आर्यभट्ट जो है वो बहुउद्देशीय कहने का मतलब जो एक उद्देश्य से ज्यादा उद्देश्य की पूर्ति करता हो, ठीक है ना। वैसा जो उपग्रह था कौन सा था? इनसाइट 2A था। बताइएगा तो कोड जो होता है ये रोगाणु, ये किसके द्वारा होता है? हाँ, कोड एक बीमारी है जिसको कुष्ठ रोग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये किसके द्वारा होता है? बिल्कुल बोलिए, हाँ, किस बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया का नाम क्या है? बिल्कुल सही है, लेप्रोसी डिजीज उसको इंग्लिश में कहा जाता है। और बैसिलस लेप्री के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैसिलस लेप्री के कारण होता है, और ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है ना। बताइएगा तो भारत में जो है ये लेप्रोसी डिजीज मनाते कब है? हाँ, जनवरी के आखिरी दिन, ठीक है ना, 30 या 31 जनवरी को मनाते हैं। बताइएगा तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है? हाँ, दिल्ली से लाहौर। दिल्ली से लाहौर नहीं चलती है, बल्कि पंजाब का जो अटारी है, ठीक है ना, वहां से अटारी से लेकर के लाहौर तक चलती है। कहां तक चलती है? अटारी से लेकर के लाहौर तक चलती है। कौन सी एक्सप्रेस? समझौता एक्सप्रेस। दो देशों के बीच चलती है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है ना। बताइएगा तो कटल फिश का जो प्रचलित नाम है वो क्या है? कटल फिश का सीपिया। सीपिया, बिल्कुल सही है। कटल फिश का जो प्रचलित नाम है वो क्या है? सीपिया है, ठीक है ना। बताइए तो करेवा क्या है? करेवा, करेवा किसका एक प्रकार है? हाँ, कश्मीर का एक मिट्टी, फसल नहीं, मिट्टी, ठीक है ना, मिट्टी है। करेवा क्या है? मिट्टी है, ठीक है ना, मिट्टी का एक प्रकार है। ये हिमनदी एक मिट्टी है। बताइएगा बृहद कथा नामक प्राकृतिक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था? बृहद कथा, बृहद कथा के लेखक कौन है? बृहद कथा मंजरी के लेखक वो है राजशेखर। अभी हम बृहद कथा पूछ रहे हैं, और इसी के आगे चल करके बृहद कथा मंजरी का जो लेखन होता है वो इसी पुस्तक से होता है, ठीक है ना। बृहद कथा के जो लेखक है वो गुनाडे है। कौन है? गुनाडे। बृहद कथा के लेखक कौन है? गुनाडे है, ठीक है ना। बताइएगा भारत में उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान होने वाले वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है ना। जेट, ये इसको वेस्टर्न जेट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भागों में सर्दियों में वर्षा होती है। बताइएगा तो भारत के लिए संविधान का प्रस्ताव तैयार करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ था? फिर से सुनिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने, संविधान का ड्राफ्ट की बात करें, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न हुआ था वो किसको माना जाता है? हाँ, कौन से मतलब घटनाक्रम को माना जाता है? वो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रवादी प्रथम प्रभावी प्रयत्न, ये नेहरू रिपोर्ट था। कौन सा था? नेहरू रिपोर्ट। सबसे पहले संविधान का निर्माण करने के लिए जो प्रारूप तैयार करने का बात था वो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा तैयार किया गया था, और ये 10 अगस्त 1928 नेहरू रिपोर्ट 1928 को आता है, ठीक है ना। और इसी समय में ना हमारे जो अभी जो वर्तमान में जो हमारा जो प्रिंबल है, प्रस्तावना है, वो इसी नेहरू रिपोर्ट के टाइम पे ही जो है ना जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, जो बाद में चल करके थोड़ा बहुत चेंज करके और डायरेक्ट पेश कर दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष, ठीक है ना। कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। 9 दिसंबर को पहला बैठक होता है, 11 दिसंबर को दूसरा, और तीसरा जो बैठक होता है 13 दिसंबर को, उसी दिन उसको पेश किया जाता है। और संविधान सभा उसको कब एक्सेप्ट कर लेता है? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है ना, उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हमारा प्रिंबल यही रहेगा। बताइएगा तो
किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? 1861, ठीक है ना। 1861 का जो अध्यादेश था, 1861 का जो अधिनियम था, इसी के द्वारा गवर्नर जनरल को जो है ना अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी, ठीक है ना। कि जरूरत नहीं है कि आपका पूरा काउंसिल चाहेगा तभी कोई नियम बन पाएगा। अगर आपको कोई अर्जेंट लगता है तो आप सीधा यहाँ पे अध्यादेश बना लीजिए, बाद में वो ब्रिटेन के संसद से पास होते रहेगा। बताइएगा तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? स्वराज शब्द का ये बीजी तिलक के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, सबसे पहले। आगे आपको बताना है बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है? बृहद कथा मंजरी के राजशेखर नहीं, सॉरी उस समय गलत हम बोल दिए थे। बृहद कथा मंजरी जो लिखा गया था ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? क्षेमेंद्र के द्वारा। बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। बृहद कथा मंजरी किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी, बिल्कुल सही है, संस्कृत में लिखी गई थी, गुप्त काल में लिखा गया था। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। यह भी बृहद कथा का ही एक पार्ट है, ठीक है ना, उसी के ऊपर लिखा गया संस्कृत में, और यह संस्कृत साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ कहलाता है। कौन सा? बृहद कथा संग्रह, ठीक है ना। कथा सरित सागर, सॉरी कथा सरित सागर जो है यह संस्कृत साहित्य का शिरोमणि कहलाता है, जिसके लेखक कौन है? सोमदेव के द्वारा लिखा गया। बृहद कथा श्लोक संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? बृहद कथा श्लोक संग्रह यह बुद्ध स्वामी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? बुद्ध स्वामी के द्वारा, और यह भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था, ठीक है ना। और बृहद कथा का लेखक कौन है? अभी बताए थे, बृहद कथा का गुनाड है, गुनाड है, ठीक है ना। बृहद कथा किसके द्वारा? गुनाड के द्वारा लिखा गया था, और यह प्राकृत भाषा में लिखा गया था। बताइएगा तो संथाल विद्रोह जो है यह किस क्षेत्र में हुआ था? पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। संथाल विद्रोह जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था ये? 55-56, यानी कि 1955-56 में ना, 1855-56, ठीक है ना, 1855-56 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू और कानू के बारे में जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व जो कर रहे थे वो 4 व्यक्ति के द्वारा किया गया था। कितने व्यक्ति के द्वारा? 4 व्यक्ति के द्वारा, 4 पुरुषों और 2 महिलाओं के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चारों का नाम, इसमें सिद्धू कानू का नाम सबको याद रहता है। उसके बाद याद रखिएगा चांद और भैरव, ठीक है ना, चांद और भैरव ये दोनों व्यक्ति वे थे जो शीर्ष में इसका नेतृत्व कर रहे थे। और 2 जुड़वा बहनें थी जिसका नाम था फूलो और झानो। क्या नाम था? फूलो और झानो। इनके द्वारा भी, यानी टोटल 6 लोगों के द्वारा मिलकर के इसका नेतृत्व किया गया था। किस विद्रोह का? संथाल विद्रोह का, ठीक है ना। अहोम विद्रोह कहां हुआ था? असम में हुआ था, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1821 नहीं, 2 साल आगे बढ़िए, 23 में, ठीक है ना। 23 कहते हैं, 33 तक चला है। 1828 से लेकर के 1833 तक चला है। 1828 से लेकर के 1833 तक चला है। कौन सा विद्रोह? अहोम विद्रोह, ठीक है ना, अहोम विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बोमधर कुंवर के द्वारा नेतृत्व किया गया था, ठीक है ना। पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो तो पागलपंथी विद्रोह का जो है नेतृत्व करते थे। पागल पंथ का स्थापना किसके द्वारा किया गया? पागल पंथ का करम शाह के द्वारा। पागल पंथ का स्थापना किसके द्वारा किया गया? करम शाह के द्वारा किया गया। और बाद में इसी पागल पंथ के द्वारा, पागल पंथ का जो एक संगठन बनाते हैं, उसी संगठन के द्वारा एक विद्रोह कर दिया जाता है अंग्रेज सरकार के खिलाफ, जिसको कि पागलपंथी विद्रोह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये होता कब है? तो 1825 से लेकर के 27 में फिर इसको अंग्रेज दबा देता है, और फिर से पुनः यह 1832-33 में उभरता है। उसका लास्ट इसको फाइनली खत्म किया जाता है पागलपंथ विद्रोह के, जिसके जो नेतृत्व करता थे वो 2 व्यक्ति थे। शीर्ष में सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो टीपू मीर का आता है, और दूसरा नाम बुल्ले शाह का आता है। किसका? टीपू मीर और बुल्ले शाह। कौन सा क्रांति था ये? पागलपंथ विद्रोह था। कब होता है ये? 1825 से 27 और 1832-33 में होता है। बेल्लोर का युद्ध कब होता है? बेल्लोर का युद्ध 1800 स्टार्टिंग में ही होता है। 1800 के स्टार्टिंग में, 1806 में होता है, बिल्कुल सही है। बेल्लोर का जो विद्रोह होता है ये कब होता है? 1806 में होता है, ठीक है ना। आखिर ये बेल्लोर का विद्रोह हुआ किस लिए था? हाँ, सिपाहियों के द्वारा ही किया गया था बेल्लोर का विद्रोह। ये किस चीज के लिए किया गया था? सैनिकों के द्वारा किया गया था। यह ड्रेस कोड के विरोध में किया गया था, बिल्कुल सही है, ड्रेस कोड लाया गया था, ठीक है ना। अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा जो है
सिपाहियों के लिए, वहां के सेनाओं के लिए ड्रेस कोड लाया था, जिसके विरोध में ये लोग किए थे। यानी बोला गया था कि जो मुस्लिम व्यक्ति है वो अपना दाढ़ी वाड़ी एकदम बनवा के रखिए, सेव करवा के रखिए, वो दाढ़ी वगैरह नहीं रख सकते हैं, और जो हिंदू व्यक्ति है वो टीका उका जो लगा करके आते हैं वो सब छोड़िए, ठीक है ना। तो इसी के अगेंस्ट में जो है सो वेल्लोर विद्रोह हुआ था, 1806 में हुआ था, ठीक है ना। आगे बताइए रामोसी विद्रोह कब हुआ था? रामोसी विद्रोह 1822। रामोसी विद्रोह कब हुआ? 1822। रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ है, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चितर सिंह, ठीक है ना। रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? चितर सिंह थे। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, एक टॉपिक जब भी चलता है तो बोरिंग लगता ही है, लेकिन याद हो जाएगा, ठीक है ना। चितर सिंह थे। रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? चितर सिंह थे। और कब हुआ? तो ये 1822 में होता है। इसको ध्यान से थोड़ा सा सुनिए। इसके बाद रामोसी जनजाति जो है ना, तो फिर से एक बार और 100 साल के बाद विद्रोह करती है। सीधा 100 साल के बाद फिर से ये मुंबई में विद्रोह करते हैं। यानी कि रामोसी, मुंबई के जो रामोसी थे उनके द्वारा फिर से अंग्रेज के अगेंस्ट विद्रोह किया जाता है, ठीक है ना। और ये असंगठित विद्रोह था, किसी के लिए इसके कोई नेतृत्वकर्ता नहीं थे, और ये मुंबई में होती है। फाइनली इसको भी अंग्रेज के द्वारा दबा दिया जाता है, ठीक है ना, रामोसी विद्रोह को। तो एक बार कब होता है? 1822 में स्टार्टिंग में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चितर सिंह, ठीक है ना। और फिर से कब होता है? 1922 में। ये असंगठित तरीके से हुआ था। आगे आपको बताना है फकीर विद्रोह कहां हुआ था? फकीर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल के क्षेत्र में, बिल्कुल सही है, बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। फकीर विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और ये कब हुआ था फकीर विद्रोह? फकीर विद्रोह हुआ कब था? 1700 में होता है, 1776-77 में। कब होता है फकीर विद्रोह? 1776-77 में होता है। और इसमें दो लोग प्रमुख रूप से उभर करके आते हैं। एक का नाम है मजमून शाह और दूसरा का नाम है चिराग अली, ठीक है ना। मजमून शाह और चिराग अली फकीर अली के प्रमुख जो है सो इसमें ये थे, मतलब इसके नेतृत्व करता थे। आगे आपको बताना है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह बोलते हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था? हाँ, मेनली बंगाल के क्षेत्र में। सन्यासी विद्रोह जो होता है वो मेनली कहां पे होता है? तो बंगाल के क्षेत्र में होता है, ठीक है ना। ये सन्यासी विद्रोह होता कब है? 1763 से लेकर के 1800 तक चलता है। 1763 से लेकर के 1800 तक चलता है, बहुत दिनों तक चलता है ये विद्रोह, ठीक है ना। 1763 से लेकर के 1800 तक चलता है। और इसी सन्यासी विद्रोह का जो है वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी अपने एक उपन्यास में करते हैं। उस उपन्यास का नाम क्या है? आनंद मठ, ठीक है ना। आनंद मठ में इसका करते हैं। ये आखिर सन्यासी विद्रोह किस लिए हुआ था? सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था? और इसमें डिटेल से बताते, बंकिम चंद्र चटर्जी इसको बहुत डिटेल से लिखते हैं किस कारण से हुआ था। सन्यासी विद्रोह करते कौन है? तो जैसा कि नाम से ही है, सन्यासियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा किया जाता है? तो सन्यासियों के द्वारा किया जाता है। गिरी एक जनजाति था, ठीक है ना। गिरी, नागा और बहुत सारे सन्यासी थे जो कि सशस्त्र तीर्थ यात्रा की मांग कर रहे थे, जैसा वो पहले से कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों को डर लग रहा था कि यह तीर्थ यात्रा के नाम पे ही कहीं सशस्त्र जमा होकर के और आंदोलन ना कर दे। तो इसके लिए उसको बोला कि अब आप लोग तीर्थ यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो आप भाला त्रिशूल वगैरह लेके चल देते हैं ये आपको नहीं करना है। और इसी के अगेंस्ट में अंग्रेज के खिलाफ जो है सो यहां से विद्रोह छिड़ गया था कि ये हम लोग के संस्कृति का हनन कर रहा है। आनंद मठ में बहुत डिटेल से बताते हैं कि ये हम लोग के भारतीय संस्कृति को छीनने के लिए आया है। और पहली बार भारत के सन्यासी जो है अंग्रेज के खिलाफ हुए थे, कब? 1763 में। और यह क्रांति जो है 1763 से लेकर के 1800 तक चलता है, ठीक है ना। और ये आदि शंकराचार्य जो है इनके अनुयायियों के द्वारा बोला जाता है कि कुछ क्षेत्र में केरल के जो आदि शंकराचार्य थे उनके अनुयायियों के द्वारा बोला जाता है कि उनके अनुयायी प्रमुख रूप से भाग लिए थे। लेकिन पूरे भारत का, बंगाल से शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे भारत में फैल जाता है। पूरे भारत के सन्यासियों के द्वारा यह युद्ध का ये मतलब किया जाता है, ठीक है ना। और लास्टली इसको वारेन हेस्टिंग के द्वारा इस युद्ध को खत्म किया जाता है 1800 में। बताइएगा तो पॉलीगरो का विद्रोह कब हुआ था? पॉलीगरो का विद्रोह यह तमिलनाडु के क्षेत्र में होता है 1799 से लेकर के 1801 के बीच में। कब होता है? 1799 से लेकर के 1801 के बीच में होता है, ठीक है ना। और यह युद्ध फिर से दोबारा एक बार चलता है 1802 से लेकर के 1805 में। और यह 1802 से 1805 में ये चलता है ना, इसमें पॉलीगरो की बहुत बड़ी हार होती है और अंग्रेज जीत जाता है। और अंग्रेज जीत करके तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा हिस्सा पर जो है वो कब्जा कर लेता है। और दक्षिण भारत में जो है अंग्रेजों का जो मजबूत कदम होता है, यानी दक्षिण भारत में जो अंग्रेजों को मजबूती मिलती है वो यही पॉलीगरो युद्ध जीतने के बाद मिलती है, ठीक है ना। दक्षिण भारत में जो सबसे ज्यादा उसका
पांव मजबूत होता है वो किस युद्ध जीतने के बाद, तो यही पॉलीग्रो का युद्ध जीतने के बाद। कब? 1805 में। जब दूसरा जब 1802 से लेकर के 1805 में होता है तब इसमें इसकी जीत होती है अंग्रेजों की, और इसमें दक्षिण भारत पर मजबूत पकड़ मिलता है। कूका आंदोलन कब हुआ था? कूका आंदोलन, हाँ कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, नामधारी सिखों के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। यह भी सन्यासी विद्रोह से मिलता जुलता युद्ध था, मतलब क्रांति था। और ये हुआ कब था? 1840 से लेकर के 1872 तक चलता है। कब से कब तक? 1840 से लेकर के 1872 तक चलता है पंजाब के क्षेत्र में। पाइका विद्रोह कहां हुआ था? पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, बिल्कुल सही है। पाइका विद्रोह कहां पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। और ये कब कब हुआ था? 1817 से लेकर के 1825 तक चलता है। पाइका विद्रोह कब से कब तक चलता है? 1817 से लेकर के 1825 तक चलता है। भारत का कुछ बंदरगाह है, बंदरगाह को देखते हैं। पोर्ट जितना भी होता है ना, बताइएगा तो भारत में टोटल कितना बंदरगाह है? मुख्यतः 13, बिल्कुल सही है। भारत में जो मुख्यतः जो बड़े बंदरगाह है वो उसकी संख्या कितनी है? 13 है, ठीक है ना। और वैसे छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 200 प्लस है। कितनी है? 200 प्लस है, लगभग 200 के आसपास है छोटे बंदरगाहों की संख्या। लेकिन मुख्यतः जो भारत की बंदरगाह है उनकी संख्या कितनी है? 13 है, ठीक है ना। अब ये 13 बंदरगाह को भी देखेंगे कि कौन सा बंदरगाह कहां पे है, इसका क्या नाम है, इसका क्या थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन है, ठीक है ना। तो कौन सा बंदरगाह में क्या है, कभी पूछ देता है कि कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे ज्यादा कंप्यूटरकृत है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा बड़ा है, कौन सा गहरा है, कौन सा सुरक्षित है, ठीक है ना। थोड़ा सा अभी देख लेते हैं, 2-3 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। देखिएगा इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, एक टर्म होता है एस्चुरी और एक टर्म होता है डेल्टा। इस दोनों टर्म को समझ रहे हैं ना, क्या होता है एस्चुरी और डेल्टा? क्या होता है एस्चुरी? क्या होता है ये? हाँ, अपने मिट्टी जमा नहीं कर पाती है, हाँ, बहाव के देखिए कोसी को कहते हैं एस्चुरी कहते हैं। जहां मिट्टी जमा करती है, ठीक है, बहुत हद तक बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देखिए एस्चुरी क्या होता है? जहां पे नदियां जो है अपनी मुहाना पे अपना रफ्तार कम ना करे। जहां पे नदियां जब मुहाना में जाकर के किसी समंदर में मिलती है, किसी खाड़ी में मिलती है, जहां पे उसका लास्ट होता है, वहां पे अगर नदी का जो है सो बहाव अगर स्लो नहीं हुआ, ठीक है ना, और अपने साथ जितना वो गाद वगैरह बहा करके लाई थी वो सबको डिपॉजिट कर दे वो अंतिम में अपने मुहाना पे, तो वो जो नदी होगी उसको बोल देते हैं ज्योग्राफी के टर्म में कि ये नदी एस्चुरी का निर्माण कर रही है। क्या निर्माण कर रही है? एस्चुरी का निर्माण कर रही है। कुछ नदियां होती है जो बहुत दूर से चल के आती है और लास्ट आते आते थक जाती है, उसका बहाव बहुत स्लो हो जाता है और अपने साथ जितना गाद वगैरह बालू वगैरह मिट्टी बहा के लाती है वो उसको अपने मुहाना पे ला करके और डिपोजिट कर देती है, मतलब जमा कर देती है, और वहां पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं? डेल्टा बनाने वाली नदियां, ठीक है ना। तो हमारे पूर्वी साइड में यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली जितनी नदियां हैं वो जनरली नदियां जो है वो किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और पश्चिमी जो अरब सागर में गिरने वाली जितनी नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो जहां पे एस्चुरी का निर्माण करेगी वहां देखिए नदियों का रफ्तार तेज है। नदियों का रफ्तार क्या है? तेज है। तो नदी का रफ्तार तेज है तो वहां पे जो पहले से वो मिट्टी लाए उसको तो आगे बहा ही दिया, प्लस में वहां जो मिट्टी है उस मिट्टी का वो भी कटाव करके आगे समंदर में हमेशा धकेलती रहेगी, तो वहां पे गहराई बन जाता है। क्या बन जाता है? गहराई बन जाता है। और जहां पे गहराई होगा वहां पे अच्छा पोर्ट होगा, वहां पे अच्छा बंदरगाह होगा। तो भारत की जितनी भी अच्छी बंदरगाहें हैं वो किस साइड में है? पश्चिमी साइड में है, ठीक है ना, क्योंकि वो एस्चुरी का निर्माण करके नदियां एस्चुरी निर्माण कर रही है। और जो छोटा बहुत जो बहुत अच्छा ये नहीं है, पोर्ट नहीं है, वो किस साइड में है? तो पूर्वी साइड में है। टोटल मिलाकर के 6 इधर है, 6 इधर है और एक जो है वो पोर्ट ब्लेयर में पड़ जाता है। 6 12 एक 13 पोर्ट है, बड़ा पोर्ट है, ठीक है ना। अब देखते हैं ये 13 पोर्ट है कौन सा। सबसे पहले पश्चिम में ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुजरात राज्य से स्टार्ट होता है। गुजरात राज्य में एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है? कांडला पोर्ट है। क्या नाम है? कांडला पोर्ट है। भारत विभाजन से पहले ये कांडला पोर्ट नहीं था क्योंकि इसका कभी जरूरत ही नहीं पड़ रहा था। उस समय में हमारे पास लाहौर पोर्ट जो था उससे हम लोग का काम चल जाता था, लेकिन जैसे ही भारत विभाजन हुआ तो लाहौर पोर्ट किसके हिस्से में चला गया? पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो हम लोग को एक नया जरूरत लगा कि अरब सागर के ऊपरी नॉर्थ क्षेत्र में हम लोग के पास एक पोर्ट होना चाहिए और उसी में खोजा गया। तो कच्छ के रण में एक प्राकृतिक पोर्ट हम लोग को मिला। कहां पे मिला? कच्छ के रण में, ठीक है ना।
कच्छ के रण में हम लोग को प्राकृतिक पोर्ट मिला और उसी पोर्ट का नाम क्या है, कांडला पोर्ट है। हालांकि अब उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि ये कौन सा, इनमें से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, इसमें से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, इसको भी देख लेते हैं। जितने भी पोर्ट है ना भारत में, 13 पोर्ट में से 13 में से जो है सो 11 पोर्ट्स जो है वो कौन सा है, तो प्राकृतिक है, ठीक है ना। 11 पोर्ट जो है प्राकृतिक है। मात्र 2 पोर्ट है जो अभी आगे पढ़ेंगे, वो 2 पोर्ट जो है ना वो कृत्रिम पोर्ट है। कृत्रिम कहने का मतलब वहां पे बहुत अच्छा जगह था लेकिन वहां पे पोर्ट नहीं था, तो उसको क्या कर दिया, खून खान के उसको कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से बना लिया है पोर्ट। चलिए कांडला पोर्ट के नीचे, और कांडला पोर्ट के बारे में एक और बात जान लीजिए। कभी कभी बोलता है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। ये ज्वारीय बंदरगाह क्या होता है, कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह क्या होता है, किस चीज के कारण, ज्वाला के कारण नहीं, ज्वाला के कारण नहीं, टर्म जो पढ़ते हैं ज्वार और भाटा, ठीक है ना, ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा के कारण जिस नदी में, जिस जगह पे हमको ज्वार भाटा का लाभ मिलता होगा ना, उस पोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वारीय पोर्ट बोलेंगे। तो कच्छ के रण में जो है ना ज्वार भाटा, जब ज्वार जब आता है तो वहां का समुद्र तल का पानी क्या होता है, ऊपर उठता है। उससे बड़ी बड़ी शिप्स जो आती है, जिस शिप्स का वजन बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये पूरा अपना समस्तीपुर है ना, ये पूरा मार्केट, वो पूरा एक शिप पे डाल दिया जाए, इतना बड़ा बड़ा पोर्ट आता, इतना बड़ा बड़ा जहाज आता है। तो उस सब जहाजों को प्राकृतिक रूप से जब पानी ऊपर उठती है तो उसको पोर्ट के नजदीक लाने में सहायता मिलती है, ठीक है ना। तो ऐसी बंदरगाहों का नाम क्या होगा, ज्वारीय बंदरगाह। तो जो कांडला पोर्ट है उसके बारे में 2-3 बात है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है या कैसा बंदरगाह है, तो ज्वारीय बंदरगाह है। उसके बाद दूसरा चीज याद रखिएगा, कांडला पोर्ट भारत का पहला व्यापार मुक्त बंदरगाह है। कौन सा है, व्यापार मुक्त, फ्री ट्रेड जोन जो बोलते हैं ना, वो फ्री ट्रेड जो पोर्ट है पहला, वो कौन सा है, कांडला पोर्ट ही है भारत का, ठीक है ना। आगे देखिए, और इसका अन्य नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो गुजरात के बाद कौन सा राज्य मिलेगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के स्टार्टिंग में नॉर्दर्न साइड में ही हमको मिलेगा मुंबई पोर्ट। कौन सा पोर्ट मिलेगा, मुंबई पोर्ट मिलेगा। यह भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है, यह भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है। कौन सा, मुंबई पोर्ट। यह भारत की सबसे बेस्ट पोर्ट भी है, भारत का सबसे बड़ा होने के साथ साथ यह भारत का सबसे बेस्टतम पोर्ट भी है। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा, मुंबई पोर्ट, ठीक है ना। मुंबई पोर्ट एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह है और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसकी व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए एक और इसके बगल में जो है एक पोर्ट का निर्माण किया गया, वो कृत्रिम तरीके से निर्माण किया गया। वहां पोर्ट का जगह बन नहीं रहा था लेकिन उसको आर्टिफिशियली ढंग से बनाया गया, ठीक है ना। और वो भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम क्या है, नेवा सेवा बंदरगाह। क्या नाम है, नेवा सेवा बंदरगाह। यह नेवा सेवा बंदरगाह का अन्य नाम जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप में किसको जानते हैं, नेवा सेवा पोर्ट को। नेवा सेवा पोर्ट के बारे में जान लीजिए, यह भारत का सबसे ज्यादा कंटेनर को हैंडल करने का क्षमता रखता है। कौन सा बंदरगाह, नेवा सेवा। सबसे ज्यादा कंटेनर हैंडलिंग का क्षमता किसके पास है, नेवा सेवा के पास। देखते होंगे शिप जैसे जैसे जहाज आता है ना, तो जहाज का तस्वीर देखते होंगे, उस पर देखते होंगे बहुत सारा जैसा ट्रेन का डब्बा डब्बा टाइप का रखा हुआ रहता है, उसी को कंटेनर बोलते हैं। उसी में सारा सामान डाल के तब लाया जाता है, ठीक है ना, कहीं पे भी। तो सबसे ज्यादा कंटेनर हैंडलिंग करने की क्षमता किस पोर्ट के पास है, नेवा सेवा के पास। नेवा सेवा से जस्ट नीचे चलेंगे तो उसके बाद आपको एक और राज्य मिलेगा जो सबसे छोटू सा राज्य है। कौन सा, गोवा, ठीक है ना। गोवा में एक पोर्ट है, उसका नाम है मार्मो गांव पोर्ट, ठीक है ना। मार्मो गोवा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं मार्मो गांव पोर्ट लिखा रहता है। दोनों से आप नाम से पकड़ लीजिएगा कि यह गोवा का ही पोर्ट है। इस पोर्ट के बारे में विशेषता जान लीजिए, यह जो है पहला पोर्ट है, ठीक है ना, जो कि एस्चुरी पे बना हुआ। कहां पे बना हुआ, एस्चुरी पे। तो एस्चुरी पे बना होगा तो इसका मतलब किसी न किसी नदी के एस्चुरी पे बना होगा। तो कौन सा नदी, गोवा में 2 ही नदी है, मांडवी के अलावा दूसरा नदी कौन सा है, मांडवी के अलावा दूसरा जुआरी नदी, ठीक है ना। जुआरी नदी कहां बहती है, गोवा में, ठीक है ना। तो यह जुआरी नदी के एस्चुरी पे बसा हुआ पोर्ट है। कौन सा, मार्मा गोवा पोर्ट या फिर मार्मो गांव पोर्ट है। और यह भी एक तरह का प्राकृतिक बंदरगाह ही है, ठीक है ना। इससे जस्ट आप नीचे चलिएगा तो इसके बाद आपको कर्नाटक राज्य मिलेगा। और कर्नाटक में जो पहला नॉर्दर्न साइड में मिलेगा पोर्ट, उसका नाम क्या है, मैंगलोर पोर्ट। क्या नाम है, न्यू मैंगलोर पोर्ट या फिर मैंगलोर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और यह जो है एक क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। और इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस कुंदरे मुख से जो पहाड़ी से जो लौह अयस्क निकलता है ना, उसका आवागमन किस पोर्ट के थ्रू होता है, तो यही न्यू मैंगलोर पोर्ट के तहत ही होता है। और यह भारत का बड़ा बंदरगाह है, ठीक है ना। इसके बाद आप चलिएगा तो आपको कौन सा राज्य मिलेगा, केरल राज्य मिलेगा।
कर्नाटक के बाद केरल राज्य मिलेगा। केरल राज्य में आपको एक पोर्ट देखने को मिलता है और उस पोर्ट का नाम क्या है? कोच्चिन पोर्ट। क्या कौन सा पोर्ट है? कोच्चिन पोर्ट है, ठीक है ना, कोच्चिन पोर्ट। और कोच्चिन पोर्ट जो है, कोच्चिन पोर्ट भी प्राकृतिक बंदरगाह है और यह किस झील के निकटतम है? तो यह जो है ना केरल का कौन सा झील है? वेम्बनाड झील, ठीक है ना, केरल के वेम्बनाड झील के यह पास में पड़ता है। इसके बाद अब चलिएगा फिर अब पूर्वी साइड में, 6 इधर हो गया, अब फिर 6 चलेंगे पूर्वी साइड में। पूर्वी साइड में फिर नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे नॉर्थ में जो समुद्री राज्य है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता में एक पोर्ट है, ठीक है ना, लेकिन यह थोड़ा सा विशेष प्रकार का पोर्ट है। यह जो है कोलकाता का जो पोर्ट है यह विशेष प्रकार का पोर्ट है। यह इसलिए हो जाता है क्योंकि यह भारत का एकमात्र नदीय पोर्ट है। अब बोलिएगा एकमात्र नदी पोर्ट है, तो इससे पहले जो मार्मोगांव पोर्ट था वह भी तो नदी पे ही था। तो वह नदी पे नहीं था, वह नदी के एस्टुरी पे था, नदी के मुहाना पे था। और यह जो पोर्ट है कोलकाता पोर्ट जो है वह हुगली नदी में समुद्र से लगभग 100 किलोमीटर अंदर में ये पड़ता है कोलकाता पोर्ट, ठीक है ना। हुगली नदी जो है बंगाल की खाड़ी से 100 किलोमीटर जब अंदर आइएगा तब यह पोर्ट पड़ता है, ठीक है ना। कौन सा पोर्ट? कोलकाता पोर्ट। और यह भी एक नदीय प्राकृतिक पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? नदीय प्राकृतिक पोर्ट है। और इस पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए एक और नया छोटा पोर्ट का निर्माण किया गया जो भारत के छोटे पोर्ट में गिनती होती है। उसका नाम क्या है? तो हल्दिया बंदरगाह। क्या नाम है? हल्दिया बंदरगाह। तो कल को पूछेगा हल्दिया बंदरगाह का जो निर्माण किया गया था वह किस पोर्ट को सहायता देने के लिए? तो कोलकाता पोर्ट को, ठीक है ना। आपको कल को पूछेगा कि नेवा सेवा पोर्ट का निर्माण जो किया गया था वो किस बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए? तो मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए, ठीक है ना। कोलकाता पोर्ट का अभी वर्तमान में नाम चेंज किया गया। क्या नाम रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया, ठीक है ना। और इसको एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग एक बांध जानते होंगे, फरक्का बांध। फरक्का बांध सुनते होंगे। फरक्का बांध किस नदी पे बनाया गया है? गंगा नदी पे बनाया गया, ठीक है ना, गंगा नदी पे बनाया गया। फरक्का बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य जो था वो कोलकाता पोर्ट का संचालन करना ही था। फरक्का बांध बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो कोलकाता पोर्ट का मतलब संचालन के लिए ही बनाया गया था। क्योंकि क्या होता है हुगली नदी में कभी कभी जल स्तर नीचे गिर जाता है। तो पोर्ट का तो निर्माण आप एक बार कर दिए, मान लीजिए कि आप नदी के तल से आप 15 मीटर ऊपर जो है पोर्ट का निर्माण कर दिए और इसका जो तल है ये 15 मीटर नीचे चला गया पानी, तो अब पोर्ट तो ऑपरेशन करेगा नहीं, पोर्ट का तो काम होगा नहीं। जहां जाएगा नीचे में फंसा रहेगा, सामान उतरेगा कैसे? तो इसके लिए इसके जल स्तर को बढ़ाया जा सके, कम किया जा सके, इसके लिए गंगा नदी जहां से निकलती है, ठीक है ना, कौन सी नदी? हुगली नदी। हुगली नदी, हुगली जो है गंगा का एक ट्रिब्यूटरी नदी है, ठीक है ना। उसी का एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, भीतर नहीं, सहायक नहीं बोल सकते हैं उसको, मतलब बोल दीजिए ना कि उसी में से एक निकलने वाली ट्रिब्यूटरी नदी है, ठीक है ना, हुगली नदी। तो वहीं पे एक फरक्का बांध का निर्माण किया गया है कि जब इसका जल स्तर कम होगा तो फरक्का बांध से गंगा का पानी छोड़ेंगे और इसका जल स्तर ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आप कोलकाता से जब नीचे आएंगे यानी पश्चिम बंगाल से नीचे आएंगे तो आपको राज्य मिलेगा कौन सा? ओडिशा। कौन सा राज्य मिलेगा? ओडिशा। और ओडिशा में जो एक पोर्ट है उसका नाम क्या है? पारादीप पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? पारादीप पोर्ट है। और इस पारादीप पोर्ट की विशेषता क्या है कि जापान से जो हम लोग ट्रेड करते हैं, जापान से जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो किस पोर्ट के थ्रू करते हैं? तो पारादीप पोर्ट के थ्रू ही करते हैं। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो आपको ओडिशा के बाद मिलेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश में जो पोर्ट है उसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम। क्या नाम है? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम वाली जो पोर्ट है ये कैसी पोर्ट है? तो एक प्राकृतिक बंदरगाह। कैसी पोर्ट है? प्राकृतिक बंदरगाह। और इसके बारे में एक चीज विशेष याद रखिएगा कि यह भारत की सबसे गहरी बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापट्टनम पोर्ट जो है यह भारत की सबसे गहरी बंदरगाह है। इसके बाद और विशाखापट्टनम का जो है सो भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह क्यों है? हाँ बिल्कुल सही है, डॉल्फिन नोज पहाड़ के से घिरा हुआ, ठीक है ना। यानी कि जब चक्रवात, जब बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात उठती है तो जैसे कि मान लीजिए कि उस गेट से आप 2-3 पंखा लगा दीजिए और इस गेट को पूरा सील कर दीजिए तो क्या हवा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। जितना इस कमरा का वॉल्यूम है, जितना इस कमरा का आयतन है उतना हवा भर जाएगा, उसके बाद वो हवा तेजी से नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वो उधर ही रिपेल करेगा। तो वही होता है जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठता है, ठीक है ना, तो हवाएं तेज जब चलती है तो वो जाकर के डॉल्फिन नोज से टकराती है और डॉल्फिन नोज से टकरा करके हवा स्थिर हो जाती है तो पोर्ट को कोई नुकसान नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो इसी के लिए भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है। कौन सा? विशाखापट्टनम। और यह भारत की सबसे गहरी बंदरगाह भी है। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो आपको मिलेगा तमिलनाडु राज्य, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के बाद। और तमिलनाडु राज्य में 3 पोर्ट है। तमिलनाडु में कितनी पोर्ट है? 3 बंदरगाह है। सबसे जो नॉर्दर्न साइड में मिलेगा वो आपको मिलेगा एन्नोर
एन्नोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह मिलेगा? एन्नोर बंदरगाह मिलेगा। एन्नोर बंदरगाह के बारे में याद रखिएगा। एन्नोर बंदरगाह जो है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह भारत की सबसे बड़ी कंप्यूटराइज बंदरगाह है। कौन सी बंदरगाह है? सबसे बड़ी कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सी है? तो एन्नोर बंदरगाह ही है, ठीक है ना। और इसका एन्नोर बंदरगाह का नाम जो है तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे के कामराज। आप लोग जानते होंगे के कामराज, उनका इंदिरा गांधी के साथ बहुत कंफ्लिक्ट चलता था, ठीक है ना। के कामराज के नाम पे इस पोर्ट का नाम रखा गया। एन्नोर बंदरगाह का अन्य नाम क्या है? कामराज पोर्ट है, ठीक है ना। के कामराज पोर्ट है और यह भारत की सबसे बड़ी कंप्यूटराइज पोर्ट है। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको जो पोर्ट मिलेगा वो कौन सा पोर्ट मिलेगा? चेन्नई पोर्ट मिलेगा। कौन सा पोर्ट? चेन्नई पोर्ट मिलेगा। और यह चेन्नई पोर्ट जो है यह भारत की सबसे पुरानी पोर्ट है। भारत की सबसे पुरानी पोर्ट है और पुरानी पोर्ट होने के साथ साथ यह भारत की कृत्रिम पोर्ट है। दो ही पोर्ट है जो कृत्रिम बताया, कौन? एक नेवा सेवा और दूसरा चेन्नई, ठीक है ना। तो चेन्नई पोर्ट जो है भारत की सबसे पुरानी पोर्ट है और यह एक कृत्रिम पोर्ट है। इसके बाद आप लास्ट में चलेंगे तो सबसे साउथ में जो आपको मिलेगा जो तक पोर्ट है उसका नाम क्या है? तूतीकोरिन पोर्ट है। क्या नाम है? तूतीकोरिन पोर्ट है। और तूतीकोरिन पोर्ट का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम ओ चिदम्बरम पोर्ट है। क्या नाम है? ओ चिदम्बरम पोर्ट है तूतीकोरिन का नाम। और तूतीकोरिन पोर्ट का गहराई जो है ना बहुत कम होने के कारण यहाँ पे कभी भी बड़ी शिप्स नहीं आती है, छोटी छोटी शिप्स ही आती है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। इसके लिए इसका निर्माण जो है बड़े पैमाने पर किया गया। किसका? तूतीकोरिन का। और इसके बाद आप लास्ट में चलिएगा तो आपको ईस्ट साउथ में जो है यानी कि साउथ ईस्ट में आपको एक नीचे मिलेगा पोर्ट ब्लेयर। वहां पे एक पोर्ट है, ठीक है ना, जिसका निर्माण 2010 में किया गया था और वो जो है सो लास्ट पोर्ट है यानी कि 13वां पोर्ट है भारत का, ठीक है ना। इतना ही पोर्ट है। अब देखिए इससे थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा। भारत का सबसे जो बड़ा पोर्ट है वो कौन सा पोर्ट है? हमको लगता है याद हो ही गया होगा। मुंबई पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई पोर्ट। भारत का सबसे बेस्ट पोर्ट कौन सा है? मुंबई है। बड़ा और बेस्ट कौन सा है? मुंबई है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो विशाखापट्टनम है, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? आधुनिक नेवा सेवा। नेवा सेवा, ठीक है ना। नेवा सेवा जो है वो भारत का सबसे आधुनिक सबसे मॉडर्न पोर्ट है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा कंटेनर हैंडल करने वाला क्षमता किसके पास है? इसी के पास, नेवा सेवा के पास है, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है? तो अभी बताया विशाखापट्टनम। उसके बाद बताइएगा सबसे ज्यादा कंप्यूटराइज पोर्ट कौन सा है? एन्नोर। एन्नोर बंदरगाह पड़ता कहां पे है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में टोटल कितना पोर्ट? 3। कौन कौन सा? एन्नोर, तूतीकोरिन, ठीक है ना। एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका क्रम है। सबसे कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत में कृत्रिम बंदरगाहों की संख्या कितनी है? बड़ी बंदरगाह 2। कौन कौन सा? और दूसरा नेवा सेवा, ठीक है ना। पहला नेवा सेवा और दूसरा चेन्नई, ठीक है ना। और चेन्नई पोर्ट के बारे में बोला जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना पोर्ट है, सबसे पुराना पोर्ट है, सबसे प्राचीन पोर्ट है। भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, ठीक है ना। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। क्यों बंदरगाह ये सबसे सुरक्षित है? डॉल्फिनोज पहाड़ी से घिरे होने के कारण। डॉल्फिनोज पहाड़ी से घिरे होने के कारण, ठीक है ना। पोर्ट से इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। एक और चीज आप लोग को परेशान करता है, आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 के बारे में याद है? आर्टिकल 371 है क्या? राज्यों के बारे में। हाँ बिल्कुल सही है। कुछ राज्यों के बारे में विशेष उपबंध के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। यह किस भाग में है? 371 किस भाग के अंतर्गत आएगा? भाग 21 के अंतर्गत। बिल्कुल सही है, भाग 21 के अंतर्गत। भाग 21 में क्या टॉपिक है? भाग 21 है क्या? बुला दिए सब। भाग 21 क्या है? बोलिए। नहीं है, संक्षिप्त नाम वो 22 में चला जाता है। भाग 21 क्या है? तो असंक्रमणकालीन और जो तत्काल की नीतियां होती है वो किसमें है? तो वो भाग 21 में है, ठीक है ना। तो असंक्रमणकालीन और अस्थायी नीतियां जो है यानी कि ये सब जो दर्जा दिया गया, सबको जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 371 के तहत, 370 के तहत, ये सब क्या है? अस्थायी है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट टाइटल मिल गया है, परमानेंट इसको मिल गया। जब लगेगा कि हाँ चीजें अब व्यवस्थित हो गई तो इनसे ये टाइटल छीन लिया जाएगा। जैसे अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के साथ दिखा, 370 उसको दिया हुआ था, ठीक है ना। लगा कि वहां पे स्थिति सामान्य हो गई, 370 उससे छीन लिया गया। 371 में कुछ राज्यों को भी शामिल किया गया। जब लगेगा कि वहां स्थिति सामान्य हो गई तो वहां से ले लिया जाएगा वो टाइटल। अब देखिए इसमें ABCD करके रहता है और यही परेशान करता है कि कौन सा किसमें है, ठीक है ना। तो अभी याद करेंगे, तुरंत याद हो जाएगा, कोई भारी नहीं है। 371 के ए में क्या है? किस राज्य के बारे में? नागालैंड के बारे में, ठीक है ना। नागालैंड के बारे में।
वहां भी जैसे कि सन्यासी विद्रोह में हुआ था, सेम कंडीशन अभी भी वही है, ठीक है ना। वहां के भी लोग कहते हैं कि हमको जहां मन होगा हम जाएंगे, घूमेंगे, तो हम अपना भाला त्रिशूल वगैरह लेकर के घूमेंगे, हमको सरकार का कोई आदेश नहीं मानना, ठीक है ना। तभी हम सरकार भारत के साथ रहेंगे, अन्यथा हम नहीं रहेंगे। तो भारतीय सांसद के द्वारा बोला गया कि ठीक है, आप अपने विधानसभा से इसके ऊपर कानून बनवा लीजिए, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमारा कोई शस्त्र के ऊपर जो है कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस चीज के लेकर के उसको एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। कुछ और चीजें हैं जिसको लेकर के विशेष राज्य का दर्जा मिला है, और उसी में उसको शामिल किया गया 371 के ए में, आर्टिकल 371 के ए में। इसके बाद दूसरा राज्य है 371 के बी में, कौन सा? असम, मणिपुर नहीं, असम। कौन सा राज्य है? असम, ठीक है ना। असम को शामिल किया गया किसमें? 371 के बी में। 371 के सी में कौन है? आंध्र प्रदेश हुआ। 371 के सी में ही है मणिपुर, जो बोल रहे थे, ठीक है ना। 371 के सी में है मणिपुर, किसमें है? 371 के सी में है। उसके बाद 371 का डी और ई, ये एक राज्य के पास ये टाइटल है। आंध्र प्रदेश की। हाँ बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के कुछ खुला विश्वविद्यालय के बारे में जो बंद किया गया है वो किसमें है? तो 371 के डी और ई में है। 371 के डी और ई में है। डी के बाद होता है एफ। एफ में किस राज्य के बारे में चर्चा की? सिक्किम के बारे में, बिल्कुल सही है। एफ यानी सिक्किम को अपनाने में हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन बार बार फेल हो जा रहे थे। सिक्किम को हम भारत में नहीं मिला पा रहे थे, तो 371 का एफ किसमें है? सिक्किम। 371 का एफ में किसकी चर्चा है? सिक्किम का। एफ के बाद होता है जी। जी किसके लिए है? 371 का जी किसके लिए है? मिजोरम, मिजोरम के लिए, बिल्कुल सही है। मिजो की पहाड़ी मिजोरम, ठीक है ना। मिजोरम के लिए किसमें है? 371 का जी। 371 के बाद जी के बाद होता है एच। एच किसके लिए है? उड़ीसा। एच नहीं, ओडिशा तो इसमें है ही नहीं। एच में अरुणाचल प्रदेश है। एच में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। कोई ट्रिक वगैरह से याद नहीं रखिएगा, ट्रिक वगैरह थोड़ा सा एगो फेल करेगा, आपका पूरा सीरियल ही गड़बड़ कर देगा, फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। एकदम इसको 6-7 तो है, याद ही कर लीजिए ना, और अभी याद हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले बताइए 371 के ए में कौन सा राज्य है? नागालैंड। बी में असम। सी में मणिपुर। सी में मणिपुर। जिनको नहीं याद हो रहा बोलिए, कम से कम साथ में बोल रहे हैं तो आप बोलिए। 371 के सी में क्या है? मणिपुर। सी के बाद आता है डी और ई, वो एक ही राज्य है, कौन सा? आंध्र प्रदेश। डी और ई किसके पास है? आंध्र प्रदेश। डी और ई के बाद होता है एफ। एफ कौन सा राज्य? सिक्किम। एफ कौन सा राज्य? सिक्किम। एफ के बाद क्या होता है? जी। एफ के बाद क्या होता है? जी। जी में कौन सा राज्य है? मिजोरम। जी में कौन सा राज्य है? मिजोरम। जी के बाद क्या होता है? एच। जी के बाद क्या होता है? एच। एच में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। अरुणाचल कहां पे? गोवा जाएगी अभी थोड़ी देर के बाद, ये कहां जाएगी? गोवा, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश किसमें है? एच में। और एच के बाद होता है आई। एच के बाद क्या होता है? आई। और आई में किस राज्य के बारे में है? आई में किस राज्य के बारे में है? गोवा। अरुणाचल प्रदेश के बाद गोवा, ठीक है ना। आई में किस राज्य के बारे में है? गोवा। और आई के बाद जे जो है वो जे किसके बारे में बंद करता है? तो जे कर्नाटक के बारे में, ठीक है ना। देखिए आसानी से याद हो गया। और एक दिन और इसको फिर से देखेंगे, कौन सा संविधान संशोधन किस वर्ष इसको जोड़ा गया, खत्म हो जाएगा। चलिए फिर से बताइए, 371 के सी में कौन सा राज्य है? मणिपुर। 371 के सी में मणिपुर। डी में कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। एफ में कौन सा राज्य है? सिक्किम। एफ में कौन सा? सिक्किम। जी में कौन सा? ए में कौन सा? नागालैंड। एच में कौन सा? एच में अरुणाचल प्रदेश। एच में कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। आई में कौन सा? गोवा। और आई के बाद होता है जे, और जे में लास्ट बच गया कर्नाटक, ठीक है ना। याद हो तो गया, पूरा तो याद हो गया। इसके बाद एक और आर्टिकल है 243, ठीक है ना। इसमें ए से लेकर के ओ तक आर्टिकल है, और पूरा पंचायत के बारे में है, और ये बहुत दिमाग खराब करता है। ये जब भी आता है तो शायद 1-2 छोड़ करके बाकी सब गलत ही हो जाता है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, या फिर छोड़ दे, जटिल हो गया क्या? छोड़ दे, ठीक है।